आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी-कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांक शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांक अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। We are running this by the name of Dwarika Clinic, and the today's topic is, we are well known about that, obesity and complexions, or obesity and acidity, obesity and gallbladder stones, obesity and pancreas problems, obesity and diabetes, obesity and liver problems, obesity and heart problems, obesity and bone problems, obesity and pregnancy, obesity and lung problems, obesity and cancer, obesity in children, obesity and overall treatment. Dr. Avinash Tak is practicing since 2009. He also practiced at Asian Bariatrics in 2009, Shalby Hospital 2010, and at Dwarika Clinic since 2017. He is specialist in liver and laparoscopic
surgeon, and his achievements are super specialist liver and gastrosurgeon. His experience over more than 15 years, performed more than 1,000 surgeries. Uh, More of his experience are trained from the best center of abroad, University of Japan, Asian Medical Center, Seoul, South Korea, sorry. His one more experience is Advanced Fellowship, Live Transplantation Fellowship, South Korea, Advanced Pancreatic Surgery Fellowship, Japan, Bariatric Fellowship, IASG, India. He is also a recipient of international awards like Japan Surgical Society, World Congress of Cancer, Spain, European Association, IHPBA, Greece, United European Gastrology Federation, London. See different parts, you can see all his achievements and degrees. Yes, next. And the latest is awarded by Chief Minister of Gujarat, Shri Nitin Patel. You can also get connected with the WhatsApp given number 8866 Facebook by Obesity Doctor. Please click on that page and like that, and you will get all the information related to our webinars. YouTube Weight Loss with Obesity Doctor. Please note down, you can have a click. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सके आसानी से और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि ये जो वेबिनार है न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवारजन, मित्रगण और रिलेटिव्स सबके लिए ये उपयोगी हो सकता है. We can hear you, Good sir. afternoon, everyone. Thank you, Suraji, for your... Yes, I can hear you. Yes. Good afternoon, everyone. Thank you, Suraji, for your kind introduction. In the series of webinar, today we are discussing the topic on gallbladder diseases and how obesity impact the gallbladder functions. हम एक वेबिनार का सीरीज प्लान किया है, जैसा सुधा जी ने शुरू में बताया. उसी सीरीज में आज हम ओबेसिटी और गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे और डिस्कस करेंगे. गॉल ब्लैडर एक पीएच शेप का ऑर्गन होता है जो लीवर से जुड़ा हुआ होता है. लीवर के पास चिपका हुआ होता है और लीवर से एक डक्ट जो बाइल बनाती है उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं. गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है बाइल का स्टोरेज करना. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गॉल ब्लैडर की अपने शरीर में जरूरत क्या है और वो कैसे काम करता है. जब भी हम खाना खाते हैं और जब उसमें चीज, ऑयल, बटर, ऑयली फैट कंटेंट होते हैं और जब ये खाना खाने की थैली के पास ड्यूओडेनम में जब पहुंचता है तो वहां से हार्मोन का सेंसेशन गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है कि अब इंटेस्टाइन में फैट और ऑयली फूड आ गया है, तो डाइजेशन के लिए आप बाइल को नीचे ड्यूओडेनम इंटेस्टाइन में भेजिए. तो इस तरह से गॉल ब्लैडर जो बाइल को अपने अंदर इकट्ठा रखता है, इस हार्मोन के सेंसेशन और सिग्नल आने के बाद बाइल को रिलीज करता है और इस तरह से बाइल डक्ट के थ्रू वो नली जिससे लीवर से होता हुआ बाइल गॉल ब्लैडर के स्टोरेज के बाद इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पहुंच करके खाने के साथ मिक्स होकर के फैट के डाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करता है. तो इस तरह से गॉल ब्लैडर अपने खाने में और उसकी पचाने की प्रोसेस को हेल्प करता है. तो अगर गॉल ब्लैडर नॉर्मल खाने के साथ काम करता रहता है तो फिर उसमें स्टोन डेवलप क्यों होता है? ये सवाल अपने सबके मन में आता है, आपके मन में आया होगा. और वो चीज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे अगर अपने घर पे किसी पॉट में, यूटेंसिल में पानी अगर इकट्ठा रहे तो वो पानी में कुछ ना कुछ
गंद की सेडिमेंट जमा होने लगती हैं और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कुछ चीज होने लगती है। ये अपन सब जानते हैं। इसलिए चाहे वो कोई पाइपलाइन का वाटर हो, वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहना चाहिए ताकि उसमें उसके रुकने से, स्टैग्नेशन की वजह से उसमें कोई भी प्रॉब्लम शुरू नहीं हो। ठीक इसी तरीके से गॉल ब्लैडर को भी अपना फंक्शन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यानी गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा हो जो लीवर से बनने के बाद आके इकट्ठा होता है, और फिर अपन जब रेगुलर टाइम पे रेगुलर खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए बाइल नीचे उतरता रहे। इस तरह से गॉल ब्लैडर फिल होता है और गॉल ब्लैडर खाली होता है। तो ये एम्प्टिंग और फिलिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली एक इंटरवल के गैप पे चलती रहती है, और इसका चलना जरूरी है ताकि बाइल गॉल ब्लैडर में इकट्ठा ना रहे और उसमें कोई भी तकलीफ नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जब गॉल ब्लैडर का एम्प्टिंग यानी खाली होने की प्रोसेस कम हो जाती है, इस वजह से बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज अगर कम करी जाए तो गॉल ब्लैडर के एम्प्टी होने की प्रोसेस धीरे हो जाती है। कुछ लोग जो फास्टिंग करते हैं तो उसमें भी गॉल ब्लैडर के एम्प्टी होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर जितना लंबा फास्ट किया जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टेसिस ज्यादा होगा और उसमें स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होगी। कुछ लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके जब मुंह से खाने लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है तो हम उनके शरीर में कैलोरी पहुंचाने के लिए स्पेशल तरह का ड्रिप लगाते हैं जिसमें कैलोरीज होती है। उसे हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN के नाम से कहते हैं। तो अगर ये न्यूट्रिशन मुंह के बजाय अगर ड्रिप के थ्रू जाता है तो गॉल ब्लैडर के फंक्शंस को बाईपास हो जाता है। इसलिए गॉल ब्लैडर का फिलिंग तो होता है लेकिन एम्प्टिंग नहीं होता है। इस तरीके से गॉल ब्लैडर में स्टेसिस होने की वजह से स्टोन का बनने की प्रोसेस शुरू होती है। और कुछ लोग जिनमें वजन बहुत जल्दी से कम होता है, स्पेशली जो लोग बहुत कम कैलोरी का डाइट लेते हैं जिसमें फैट की मात्रा काफ़ी कम और नहीं के बराबर होती है, तो अगर फैट की मात्रा कम होगी तो उनमें भी गॉल ब्लैडर का एम्प्टिंग प्रोसेस बहुत धीरे होगा या नहीं होगा और धीरे धीरे उसमें स्टोन बनने लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर गॉल ब्लैडर प्रॉपर्ली टाइम पे खाली नहीं हो तो स्टोन बनना एक कॉमन कॉन्सिक्वेंस है। तो आप गॉल ब्लैडर कॉमनली फीमेल्स में बनता है जब उनकी एज फर्टाइल एज होती है, उस टाइम बाता बनता है, और जो फीमेल ओवरवेट होती है उनमें ज्यादा बनता है। तो मेडिकली हम इसको 3F के नाम से रिमेंबर करते हैं, ए फीमेल ऑफ फर्टाइल एज एंड फैटी फीमेल। इनमें गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। फीमेल में स्टोन बनने की प्रक्रिया एक नेचुरल प्रोसेस है। जिन हार्मोन की वजह से फीमेल के बॉडी फीचर्स फीमेल के रूप में दिखते हैं, इसी वजह से स्टोन बनने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो जो हार्मोन फीमेल को फीमेल दिखाने में हेल्प करता है, वही हार्मोन का एक साइड इफेक्ट है कि उससे गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ लेडीज को मेडिकल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स उनको ओरल पिल्स देते हैं, उसमें भी एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उससे भी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और प्रेगनेंसी जो कि लेडीज का एक नेचुरल कैरेक्टर है कि अपनी जनरेशन को वो आगे प्रोसीड करती है, जिसमें प्रेगनेंसी उसकी लाइफ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। तो प्रेगनेंसी की प्रोसेस भी एक तरह से उनके शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ाती है और उससे स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप समझ रहे हैं कि फीमेल्स के हार्मोन की टेंडेंसी की वजह से जहाँ एक तरफ वो उसके कैरेक्टर, फिजिकल ग्रोथ सबके लिए जरूरी होता है, दूसरी तरफ उसी के साइड इफेक्ट के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और ये फीमेल में स्टोन यूजुअली 20 से 50 की एज के बीच में सबसे ज्यादा बनते हैं। हमें कम एज में भी स्टोन देखने को मिला है और हमें स्टोन लेट एज में देखने को मिला है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि स्टोन बनने की प्रोसेस इसी पीरियड में ज्यादा होती है। और जब लोग ओवरवेट होते हैं, ओबेज होते हैं, उन लोगों में स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और इसीलिए मैंने आज के टॉपिक का टाइटल भी ऐसा ही रखा है कि ओबेसिटी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। जो लोग ओवरवेट हैं
उनमें फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा होता है, वो डायबिटीज़ होते हैं और उनमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है। इस वजह से स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल से स्टोन बनने का प्रोसेस, मैं एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल में मैचिंग होने की वजह से स्टोन नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा लेवल गॉल ब्लैडर के अंदर भी पहुंचता है और फिर वही कोलेस्ट्रॉल का लेवल उसमें स्टोन के रूप में जमा होने लगता है, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। तो इस तरह से ओबेसिटी, ओवरवेट गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने का उभरता हुआ नया कारण है। दो तरह के स्टोन होते हैं। आप देखना चाहेंगे कि ये स्टोन कैसे होते हैं। कुदरत की दया से स्टोन कई तरह के, कई रूप में और डिफरेंट कलर के होते हैं, कई कॉम्बिनेशन में भी बनते हैं। ये कुछ स्टोन कोलेस्ट्रॉल की तरह डायमंड शेप में होते हैं। येलो स्टोन जो है ये सब कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। कुछ स्टोन ब्लैक कलर के होते हैं, कंपोजिशन की वजह से बनते हैं। ये यूजुअली जिन लोगों में इन्फेक्शन इंटेस्टाइन का होता है, गॉल ब्लैडर पित्त की नली में इन्फेक्शन की संभावना रहती है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होने की संभावना, पिगमेंट स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपने जाना कि दो तरह के स्टोन शरीर में अपने बनते हैं और कुछ लोगों के अंदर इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन दोनों का मिक्सचर होता है। तो मिक्स स्टोन का टेंडेंसी इंडियन लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मेजोरिटी के स्टोन जो अपने इंडियन लोगों में होते हैं वो मिक्स स्टोन होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी हो सकता है और पिगमेंटेड स्टोन भी हो सकता है। लेकिन ओवरवेट बढ़ने की वजह से, जैसे कि ओवरवेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल स्टोन का प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी और स्टोन का रिलेशन, जहां एक तरफ से ओवरवेट की वजह से स्टोन बनता है, वहां दूसरी तरफ अगर अपन वेट लॉस का ट्रीटमेंट लेते हैं, उस प्रोसेस में भी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। जहां पर भी अगर रैपिड वेट लॉस होता है, अगर कम समय में ज्यादा वजन कम करने की स्थिति जब बनती है, तो उसका एक सिक्वल ही है कि जिसमें गॉल ब्लैडर का स्टेसिस होता है। और रैपिड वेट लॉस का मतलब ये होता है कि अपना डाइट कम है, अपन खाने की मात्रा कम ले रहे हैं, अपने खाने में फैट की अमाउंट कम है। इस वजह से गॉल ब्लैडर का एम्प्टिंग, खाली होने की प्रोसेस में डिले हो रहा है। इसलिए उनमें रैपिड वेट लॉस की प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की वजह से गॉल ब्लैडर स्टेसिस होता है और उससे स्टोन बनने की प्रोसेस ज्यादा बनती है। जो लोग क्रश डाइट पसंद करते हैं, जो लोग बहुत कम कैलोरी डाइट लेते हैं, उन लोगों में ये स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और कुछ लोग जिनमें बेरियाट्रिक सर्जरी भी करी जाती है, उनका भी वेट ज्यादा होता है, उससे भी स्टोन बनने की संभावना होती है। तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तरह से ओवरवेट स्टोन बनाने का कारण है, तो दूसरी तरफ उसका ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट भी स्टोन बनाने में होता है। तो अपन कैसे इससे बचें? अगर अपन ओवरवेट को शुरू से कंट्रोल में रखें तो गॉल ब्लैडर की डेवलपमेंट की प्रोसेस को अपन रोक सकते हैं। गॉल ब्लैडर का पेन कैसा होता है, ये जिनको अगर गॉल ब्लैडर का अटैक आया उनसे पूछें तो वो लाइफ में कभी नहीं भूल पाते उसको। आम भाषा में इसको गॉल ब्लैडर अटैक भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से बिलियरी कोलिक भी कहते हैं ये। और इस पेन इतना सीवियर, इतना तेज होता है, जो करीब आधे घंटे से लेकर 3-4 घंटे तक बहुत तेज पेन रह सकता है। जिसको भी पेन होता है वो कभी इसको भूलता नहीं है। ये दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में यूजुअली राइट साइड में होता है। कुछ लोगों में ये कंधे तक भी पेन जाता है, कभी पीठ के पीछे भी जा सकता है। और इस पेन के साथ में नोजिया, वोमिटिंग का फीलिंग भी जैसे आता है। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन का एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है कि स्टोन ने ब्लॉकेज किया है गॉल ब्लैडर के मुंह को, इस वजह से ये पेन हुआ है। कुछ लोगों में ऑयली फैट खाने से भी खाने बाद भारीपन जैसा लगता है, और उस भारीपन की वजह होती है गॉल ब्लैडर के स्टोन। यानी उनमें बिलियरी कोलिक का या गॉल ब्लैडर अटैक का होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब भी वो खाना खाते हैं जिसमें ऑयली फैट मील होती है, तो उनको पेट में भारीपन जैसा लगता है, तो इसका कारण भी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। और
थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको गैस का प्रॉब्लम महसूस होता है, गैस बनता है, बर्पिंग बनता है, ब्लोटिंग होता है, ये संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों में पेन नहीं हो रहा है। अगर एसिडिटी की वजह से पेन नहीं हो रहा है और गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से पेन है, फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि गॉलब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट जरूरी क्यों है। इसको मैं सिंपली कहूं तो इसके दो रीजन है। जिनको भी गॉलब्लैडर स्टोन का पेन होता है, अगर जिन मेंबर्स को हुआ है तो आप उनको नजदीक से पूछे देखें तो उनका क्वालिटी लाइफ बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है। पेन की वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं, अगर जॉब पे होते हैं तो उनको मेडिकल लीव लेना होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनको क्वालिटी लाइफ बहुत कंप्रोमाइज होता है। और दूसरा इम्पैक्ट आता है कि गॉलब्लैडर के स्टोन से कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होते हैं। तो अगर जिनको ये दो तकलीफ है तो उनको गॉलब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। गॉलब्लैडर स्टोन कॉम्प्लिकेशन की लिस्ट काफी बड़ी है और कई होते हैं। सिंपल कॉम्प्लिकेशन से लेकर सिंपल से समझाना चाहूँ मैं कि गॉलब्लैडर स्टोन का पेन होने की वजह देता है तो गॉलब्लैडर से बाइल का फ्लो आगे नहीं बढ़ पाता है, और इस वजह से कुछ ब्लॉकेज की वजह से गॉलब्लैडर का पेन होता है। और इसका सिंपल एग्जांपल है बलून। जैसे अपन बलून में एयर फिल करते हैं तो बलून फूलता जाता है, और एक बात इसमें भी अपन को फुलाने में प्रेशर ज्यादा लगता है, मुंह दुखने लग जाता है। ठीक इस तरह से बलून को अगर गॉलब्लैडर समझे तो जैसे गॉलब्लैडर फिल होगा तो उसमें खिंचाव आएगा, उस खिंचाव की वजह से ही गॉलब्लैडर का पेन होता है। अगर गॉलब्लैडर का स्टोन ब्लॉकेज की जगह से मूव होकर के नॉर्मल लोकेशन पे आ जाए तो ब्लॉकेज दूर हो जाएगा, तो पेन अपना इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर स्टोन गॉलब्लैडर के मुंह पे अटका हुआ है और वहां से रिमूव नहीं हो रहा है तो गॉलब्लैडर का पेन इंप्रूव नहीं होता है, और इसलिए काफी लोगों को पेन में रिलीफ लेने के लिए इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर गॉलब्लैडर के मुंह से स्टोन रिमूव नहीं हो रहा है, वहीं पर है, तो वो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। जैसे उसके अंदर गॉलब्लैडर का बाइल इकट्ठा होने लग जाता है और वो म्यूकस के फॉर्म में इकट्ठा होने लग जाता है। नंबर 1 उसको म्यूकोसील कहते हैं। अगर गॉलब्लैडर में इन्फेक्शन भी आने से हो सकता है। अगर स्टोन पिगमेंटेड स्टोन है तो वो म्यूकस इन्फेक्ट हो जाएगा और गॉलब्लैडर में पसका बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एम्पाइमा गॉलब्लैडर कहते हैं। और अगर ये प्रेशर कम नहीं हुआ और गॉलब्लैडर में इन्फेक्शन आया तो उसको गॉलब्लैडर स्वेलिंग कहते हैं, जिसे कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, वो भी समस्या बन सकती है। और अगर ये रिलीफ नहीं होता है तो गॉलब्लैडर में रप्चर हो सकता है, गॉलब्लैडर फट सकता है। ठीक ऐसे ही तरह जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि अगर बलून में अपन हवा भरते रहेंगे और हवा निकालने का कोई रूट नहीं है तो एक लिमिट के बाद गॉलब्लैडर का फटना तय है, ये अपन सब जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर गॉलब्लैडर के मुंह में स्टोन है, वो मूव नहीं हो रहा है, तो गॉलब्लैडर खिंचता जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, और अगर प्रोसेस वो कंटिन्यू रहती है तो गॉलब्लैडर फटता है। और गॉलब्लैडर का फटना एक सर्जिकल इमरजेंसी कहलाता है, जिसका तुरंत इमरजेंसी इलाज करना जरूरी होता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है जॉन्डिस। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, लेफ्ट साइड के पिक्चर में, कि गॉलब्लैडर का स्टोन मुंह पे आया तो यहाँ उसने कॉम्प्लिकेशन किया। अगर ये बना रहेगा तो गॉलब्लैडर स्वेलिंग, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इसका पिक्चर बनाएगा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये गॉलब्लैडर का स्टोन या तो गॉलब्लैडर के अंदर चला जाता है जिससे उनको पेन में रिलीफ मिल जाता है, या कुछ लोगों के अंदर ये गॉलब्लैडर का स्टोन आगे मूव करता है बाइल के साथ में, और ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट लीवर में बनने वाले बाइल को इंटेस्टाइन तक पहुंचाने वाला ट्यूब है। तो अगर इस ट्यूब के अंदर गॉलब्लैडर का स्टोन आता है और ये अटक जाता है, ब्लॉकेज करता है, इससे बाइल का फ्लो बंद हो जाएगा। और अगर बाइल का फ्लो बंद होगा तो अपने को जॉन्डिस यानी पीलिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन है गॉलब्लैडर का स्टोन का कि वो बाइल डक्ट में आकर के ब्लॉकेज करके जॉन्डिस कर सकता है। और जॉन्डिस के साथ में एक नया कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है
अगर जॉन्डिस के साथ फीवर आता है तो उसको मेडिकली कोलेंजाइटिस बीमारी के नाम से कहते हैं, और कोलेंजाइटिस भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ऐसे पेशेंट का समय पे तुरंत इलाज ना हो तो उनको जान का खतरा बना रहता है ये। और तीसरी कैटेगरी का कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रेटाइटिस। आप देख रहे हैं कि ये जो वाइट तरह का जो ऑर्गन है ये पेनक्रियाज है, जिसको गुजराती में स्वादुपिंड, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और इसी से एक अंदर से एक डक्ट आ रही है जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये डक्ट से पेनक्रियाज का जूस डाइजेशन के लिए आता है, और साथ में लीवर से बाइल डक्ट का जूस बाइल आता है, और ये दोनों मिलकर ये स्टमक में के अंदर यहाँ ओपन होता है, जिसको डोर्नम कहते हैं। यही छोटी आंत का कौन बाइल डक्ट से आगे नीचे उतर करके पेनक्रियाज की डक्ट और बाइल डक्ट के मुंह पे आके ब्लॉकेज कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बाइल का फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगा और पेनक्रियाज की डक्ट से पेनक्रियाज जूस का फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर ये फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो जैसे कहीं भी फ्लो ब्लॉक होता है तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस, यानी पेनक्रियाज में स्वेलिंग का आना। और पेनक्रियाटाइटिस भी एक तरह से चिंताजनक बीमारी है। करीब 20 से 30% लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन चिंताजनक होता है, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रुकना पड़ता है, उसका पेनक्रियाज सड़ सकता है जिसको नेक्रोसिस कहते हैं, उसमें पस पड़ सकता है, और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन कम लोगों में होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो काफी चिंताजनक होते हैं। और अगला कॉम्प्लिकेशन है कि गॉल ब्लैडर कैंसर। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बहुत मोटा है और मोटा स्टोन अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा रहे, तो जिस तरह से अपन पान तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर में पड़ा रहे तो वो गॉल ब्लैडर की इनर लाइनिंग को डैमेज करता करता उसमें कैंसर बना सकता है ये। तो इस तरह से गॉल ब्लैडर के कई सारे कॉम्प्लिकेशन है। कैंसर गंगा बेल्ट में, यानी जहाँ गंगा नदी बहती है उस यूपी, बिहार, उत्तरी केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपली भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपने रूटीन हेल्थ चेकअप करवाया है या किसी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आपने चेक करवाया है, और अगर सिम्टम्स आपको नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गन की प्रॉब्लम के लिए सोनोग्राफी में अगर स्टोन का पता चलता है, उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी उनका स्टोन जो है वो उसने को सिम्टम नहीं दिया उनको अभी तक। इसीलिए जब तक गॉल ब्लैडर स्टोन का सिम्टम नहीं आता है, हम उसके ट्रीटमेंट के लिए यानी सर्जरी के लिए नहीं कहते हैं ये। यस, हम उनको कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करिएगा, क्योंकि अधिकांश स्टोन तो इंडिया के अंदर पिगमेंटेड स्टोन होते हैं जिनका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज की वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन का आना बनना ज्यादा देखा जाता है। इसलिए अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो अपने को ज्यादा फायदा मिले। और अगर कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं कि जिनमें हम सिम्टम्स नहीं है फिर भी सर्जरी करने की सलाह देते हैं, स्पेशली वो लोग जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, यानी कैंसर के पेशेंट अगर उनकी कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हम उनका गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं। दूसरा, अगर उनको कीमोथेरेपी देनी है तो भी हम गॉल ब्लैडर स्टोन का सर्जरी करते हैं। उसका रीजन ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आते हैं, और जब वो कीमोथेरेपी देते हैं तो भी गॉल ब्लैडर के सिम्टम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आने की संभावना होती है। इसलिए कीमोथेरेपी के इलाज में डिले नहीं हो, इसलिए सर्जरी के साथ गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। तो यानी जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको सर्जरी जल्दी करने की सलाह दी जाती है। एक अलग से बीमारी होती है जिसके गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर कैल्शियम और स्टोन जमा हो जाते हैं, जिसको पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर कहते हैं, और ये गॉल ब्लैडर में कैंसर बनने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए अगर ये स्थिति होती है, बहुत ही अनकॉमन कंडीशन है, तो भी उसको गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने के लिए कहा जाता है। और अगर पेशेंट को हीमोलिटिक डिजीज यानी ब्लड की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर उनका हीमोग्लोबिन का लेवल काफी कम रहता है और उस वजह से उनका एनीमिया होने की वजह से उनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और स्टोन बनने के बाद उनको काफी ज्यादा पेन वगैरह आता है, इसलिए उनको भी सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। ये तो मोटे तौर पे अगर सिम्टम नहीं है
तो अपने को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही सफिशिएंट होता है। और अगर कोई इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो उन्हीं को सर्जरी कराने की जरूरत होती है। बट अगर किसी को सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर की वजह से, और जैसा कि मैंने बताया कि सिम्टम्स या तो बिलियरी अटैक के रूप में हो सकता है, खाना खाने के बाद भारीपन की वजह से हो सकता है, और ब्लोटिंग का कारण अगर एसिडिटी नहीं है, तो ये 3 कॉमन कारण है। अगर ये सिम्टम है तो फिर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट सर्जरी ही माना जाता है। और सर्जरी आज के समय में सबसे अच्छा, इफेक्टिव और बहुत ही कारगर इलाज है, जिससे मरीज को हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मैंने काफी एक्सपीरियंस किया कि लोग गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के बारे में काफी कॉमन मिथ हैं, तो वो केवल गॉल ब्लैडर स्टोन को ट्रीटमेंट को ही लिवर का किडनी का स्टोन ट्रीटमेंट समझते हैं, और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट को ही वो गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट समझते हैं। तो आज मैं इस प्रोग्राम के थ्रू सबको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ऑर्गन अलग अलग हैं। गॉल ब्लैडर लीवर के पास होने वाला अंग है, जबकि किडनी अपने शरीर, किडनियां 2 होती हैं, और जो बिल्कुल पिछवाड़े के पीछे की तरफ गॉल ब्लैडर पीछे की तरफ होती हैं। ये इन दोनों ऑर्गन्स का फंक्शन भी अलग है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन का है सिर्फ बाइल को स्टोर करना, बाइल को प्रोडक्शन काम लीवर का है, सिर्फ स्टोरेज फंक्शन है। और जैसे ही खाने में फैट की अमाउंट होती है तो वो बाइल को रिलीज करता है ताकि फूड का डाइजेशन हो। इधर किडनी का फंक्शन है अपनी बॉडी से कचरे को निकालना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालना, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालना, और वो यूरिन के थ्रू उन चीजों को बाहर निकालता है। दोनों के ऑर्गन की, दोनों स्टोन के सिम्टम भी अलग अलग हैं। एज ए डॉक्टर, एक्सपर्ट पर्सन, आप जैसे हिस्ट्री बताएंगे, पेन कैसे होता है, कहाँ शुरू होता है, कितनी देर से हो रहा है, और क्या क्या तकलीफ होती है, तो एक्सपर्ट डॉक्टर बिल्कुल बता सकते हैं आपको कि ये पेन गॉल ब्लैडर स्टोन का है या ये पेन किडनी स्टोन का है। और इस तरह से दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। नॉर्मली यूं कहूँगा किडनी का स्टोन के ट्रीटमेंट में अभी तक टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिर्फ स्टोन को निकाला जाता है, किडनी को निकाला नहीं जाता है, क्योंकि किडनी शरीर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी ऑर्गन है। तो अगर किडनी को बचाया जा सकता है तो बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ केस में किडनी में स्टोन की वजह से इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको भी किडनी निकालने की जरूरत पड़े तो निकाली जाती है। ठीक इसी तरीके से गॉल ब्लैडर अपने लिए एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, वैसे एक ऑर्गन है लेकिन एसेंशियल ऑर्गन नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन क्या तकलीफ दे रहा है, इसको निकालें तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। और गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालने के लिए सिर्फ स्टोन निकालें ऐसा अभी तक कोई इफेक्टिव इलाज अवेलेबल नहीं है। शुरू में ऐसे कई सारे इलाज अटेम्प्ट करे गए थे, लेकिन उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की वजह से, रिस्क ज्यादा होने की वजह से ऐसे ट्रीटमेंट को छोड़ दिया गया, और सिर्फ गॉल ब्लैडर को स्टोन के साथ निकालने का ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों स्टोन्स के बारे में जानकारी मिली है और दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चला है। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे स्टोन को अपन हटा सके? तो मेरा यूं कहना है कि अभी तक ऐसी कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है जो गॉल ब्लैडर स्टोन को इफेक्टिवली हटा सके। हाँ, कुछ मेडिसिन है जो करीब 30 ईयर्स पहले मेडिकल फील्ड के अंदर भी ट्राई करी गई थी, उनके लॉन्ग टर्म में वो दवाई सेफ नहीं मानी गई थी, इसलिए उनका यूज नहीं करा जाता है, वो रिकमेंड नहीं करी जाती है। और जो भी कोई लोग वो अगर मेडिसिन यूज करते हैं अल्टरनेट थेरेपीज में, वो थेरेपी हमने एक्सपीरियंस किया कि काफी लोग उन मेडिसिन को यूज करते हैं इस उम्मीद में कि स्टोन खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मेडिसिन बंद करने के बाद में, चाहे वो कितने भी समय तक ली, कितने महीनों तक ली या कितने ईयर्स तक ली, वो लेने के बाद में स्टोन वापस आ जाते हैं, यानी स्टोन का साइज फिर बढ़ने लगता है। और ये जो मेडिसिन में कहना बता रहा हूँ, ये मेडिसिन का यूज हम ऐसा कहते हैं कि जिनके स्टोन कोलेस्ट्रॉल टाइप के हैं उनमें देने में हाँ इसमें कुछ फायदे जरूर देखे जाते हैं। पर मैंने पहले भी आपको बताया कि गॉल ब्लैडर के स्टोन इंडियन पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, जिसमें दवाई का एफिकेसी अनप्रूवन है, यानी कोई अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने की संभावना ज्यादा हो रही है, इसलिए उन लोगों के अंदर इस मेडिसिन को देने से कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल ये कि अंदर का स्टोन कैसा है,
वो सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन को बाहर निकाल के ही पता चल सकता है। इसलिए लोग अगर मेडिसिन लेते भी हैं तो सबको फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर पिगमेंटेड स्टोन होने की वजह से वो मेडिसिन काम नहीं करती है। अगर उनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो जरूर उनमें काम करेगी, लेकिन अभी तक अपने पास ऐसा कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है जिससे अपन ये कह सके कि पर्टिकुलर पर्सन में जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही है। इसीलिए एज ऑन डेट मेडिसिन कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर मेडिसिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर आगे क्या ऑप्शन है? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको कि लेजर सर्जरी के नाम से कॉमनली जाना जाता है, लोग कहते हैं, वो सर्जरी करने से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, राइट साइड के अंदर पहले पेट को लंबा कट लगा के सर्जरी करते थे और गॉल ब्लैडर को निकालते थे। अब ये दूरबीन से करी जाती है, पेट में छोटा सा होल करके 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, साथ में कैमरा डालते हैं, कैमरे से अंदर का व्यू देखते हैं, फिर सामने मॉनिटर पे देखते हैं और मॉनिटर में देख करके सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी का फायदा ये होता है कि छोटे छोटे कट की वजह से मरीज को दर्द नहीं के बराबर होता है और वो नेक्स्ट डे अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये नया टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। इस एडवांसमेंट की वजह से ये सर्जरी आज सबसे इफेक्टिव और सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड। हर 7 कॉन्टिनेंट में आज के डेट में यही एक रिकमेंडेड थेरेपी है गॉल ब्लैडर स्टोन, जिनको सिम्टम्स होते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। ये सर्जरी करने के बाद की रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। पेशेंट सर्जरी होने के बाद सारी एक्टिविटी अपने कर सकता है, नेक्स्ट डे अपने घर चला जाता है और वो वर्क पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद चले जाते हैं। यूजुअली जो बिजनेस ओनर होते हैं वो जल्दी काम पे जाते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो यूजुअली 7 डेज का रेस्ट लेकर के फिर काम पे आराम से जाते हैं और आज में कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। काफी लोगों के मन में ये विचार है, जो मेरे से डिस्कशन में बात आती है कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। कई बार हमें छोटे बच्चों की सर्जरी भी करते हैं जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से तकलीफ होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर अपने शरीर के लिए एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन नहीं होगा तो अपने शरीर में दिक्कत आएगी। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं हमेशा, जिसका फंक्शन होता है कि अपने सोसाइटी के फंक्शन नॉर्मल चले और अपने को आउटसाइडर से सिक्योरिटी मिले। कोई अननोन पर्सन अपने घर में नहीं आए, आने जाने वाले की तलाश ले, चोरी नहीं हो, ये छोटी छोटी बातों से सेफ्टी अपने को मिले, इसीलिए अपन सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। तो बात ऐसे अच्छी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड अपने घर में आकर के चोरी करें या मिसबिहेव करें और अपने लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तो क्या हम उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने यहाँ रखना पसंद करेंगे? जहां तक मैं समझता हूं आप सबकी राय यही होगी कि नहीं, ऐसे नॉनसेंस क्रिएट करने वाले को, ऐसे परेशानी क्रिएट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, उसको हटा के नया अच्छा सिक्योरिटी गार्ड लेके आएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम भी गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह तभी देते हैं जब गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से अपने को तकलीफ हो रही है, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, रूटीन काम करने में दिक्कत आती है, या आप गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर को रखने का कोई फायदा नहीं होता है, यानी वो अपने शरीर में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इसलिए गॉल ब्लैडर एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, बाइल का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर बाइल नहीं बनाता है, बाइल लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में तो आके स्टोर होता है। जैसे अपने शेड की पॉकेट है, अभी पॉकेट का टाइम है 1 पॉकेट का, कुछ समय डिकेड पहले शेड में 2 पॉकेट हुआ करती थी। तो जितनी पॉकेट होगी अपन मोबाइल को स्टोरेज के लिए यूज करेंगे, डिवाइस को रखेंगे। अगर पॉकेट कम होती है फिर भी अपन कहीं ना कहीं अपने वॉलेट को या मोबाइल को रखने की स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर तकलीफ होने पे गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो कोई ऑर्गन निकालने के बाद में उसके फंक्शंस को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी बाइल डक्ट में होती है, वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है कि जो बाइल का स्टोरेज का फंक्शन धीरे धीरे वो करने लग जाते हैं और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा कि मैंने बताया कि
धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल स्टोन बढ़ने लगे हैं, ओबेसिटी के साथ उसका रिलेशन है, तो यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल आता है। यहाँ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, अपना वेट कम रहेगा, अपन ऑयली फूड वगैरह नहीं खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो डेफिनेटली अपन को इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने से कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिलेगा। खाने में फैटी फूड नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर करनी चाहिए, और अगर वेट कम रहेगा तो डेफिनेटली अपने को कोलेस्ट्रॉल स्टोन डेवलप होने की संभावना कम से कम रहेगी। यहीं पर मैं मेरा टॉपिक फिनिश करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक अपना है पेनक्रियास प्रॉब्लम्स के बारे में। पेनक्रियास की प्रॉब्लम क्या होती है, ओबेसिटी से उसका क्या रिलेशन है, और इसको कैसे अपन दूर कर सकते हैं। ये तो जैसा कि सुधा जी ने शुरू में बताया था, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी डाउट्स को दूर करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे वेबिनार के लिए करीब 8 रजिस्ट्रेशन ने क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सेशन को मॉडरेट करें। जी, पहला सेशन है भगवान भाई फ्रॉम अहमदाबाद। वो पूछ रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन है उनका गाल ब्लैडर स्टोन से। मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से सेशन लिया है, काफी कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, फिर भी कुछ स्पेशल है तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए इन पे। भगवान दास जी, सुधा जी बिल्कुल सही करें कि मैंने पूरी कोशिश करी कि गॉलब्लैडर स्टोन से संबंधित क्या तकलीफ होती है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपके मन में इसके अलावा और भी कोई विचार हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जी, और आपका ईमेल एड्रेस भी है, तो उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोगों से। हाँ, तो अपने obesitydoctor.in वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ईमेल भी है, आप वहाँ से भी हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम ईमेल के थ्रू भी आपको जवाब भेजेंगे। ठीक है। श्रुति जी हैं डॉक्टर साहब जयपुर से, एंड शी वांट्स टू नो अबाउट फैटी एसिड्स फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज। श्रुति जी, जैसा कि आपने प्रोग्राम देखा, मैंने हाईलाइट किया कि फैटी एसिड एक कोलेस्ट्रॉल का ही फैमिली का ग्रुप है। बेसिक स्ट्रक्चर फैटी एसिड, बाद में कोलेस्ट्रॉल के रूप में बड़ी चेन बन के बनते हैं ये, और इनका काफी बड़ा रोल है गॉलब्लैडर स्टोन्स बनाने के। स्पेशली आज के टाइम में जब ओवरवेट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है ये, तो अपनी डाइट, अगर ये फैटी एसिड से ओवरवेट होता है तो उससे गॉलब्लैडर स्टोन बनते हैं, और उनको अगर अपने को स्टोन से छुटकारा पाना है तो अपने को नॉर्मल वेट रखना चाहिए। अपनी डाइट में फैट, ऑयली चीज का यूज कम होना चाहिए कि अपना वेट गेन नहीं हो। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अपनी डाइट से फैट का एब्सेंस नहीं होना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है, डाइट में नहीं हो। फैट के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक ये सारी इम्यूनिटी के जो भी हमारे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो सब फैट की वजह से बनते हैं, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा कि अगर थोड़ा खाने में फैट होगा तो उससे गॉल ब्लैडर का एम्प्टिंग भी होता है। अगर डाइट में फैट नहीं होगा तो गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, तो गॉल ब्लैडर खाली नहीं होगा, तो उसमें स्टोन बनने की प्रोसेस ज्यादा हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जवाब से संतुष्टि मिली होगी। तेजस जी का क्वेश्चन है अहमदाबाद से, अगेन रिलेटिंग टू गॉल ब्लैडर स्टोन। आई थिंक सो वी हैव कवर्ड दिस। जी हाँ, मुझे उम्मीद है उनको पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी उनके मन में अगर कोई और कोई क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, तो हमसे व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। जी, अमिता जी हैं चकलासी से, और इनका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो 18 mm का है। जी हाँ, तो अमिता जी, आप चकलासी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन में साइज आपका काफी बड़ा है। 18 mm बहुत बड़ा स्टोन माना जाता है। और बड़ा स्टोन, जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया कि सिंगल स्टोन, लार्ज स्टोन गॉल ब्लैडर में कैंसर बनने की संभावना होती है। ये नहीं कह सकता और नहीं कहेंगे, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप में कैंसर बनने वाला है, आप में स्टोन में कैंसर बनेगा ही, आप ऐसा ना सोचें। लेकिन हाँ, ये हमारा मेडिकल ऑब्जर्वेशन है कि
कि जिन लोगों में कैंसर पाया जाता है उनमें स्टोन का होना काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो आप कहीं भी रहें, आप इसके बारे में डॉक्टर से मिले, आप चाहे हमसे भी कंसल्ट करें और उसके इलाज के बारे में जरूर अपना मन बनाएं। डॉक्टर जय विघ्नेश जी हैं बेलगावी से, हाँ। और इनका है रोल ऑफ बैरेटिक सर्जरी इन ओबेसिटी। ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द रोल। जी हाँ, तो डॉक्टर जय, जैसे कि आपने देखा, मैंने टाइटल को जस्टिफाई किया है कि ओबेसिटी से गोल्डस्टोन बनते भी हैं, और अगर वेट लॉस सर्जरी जो ओबेसिटी कम करने का ट्रीटमेंट है, चाहे वो डाइटरी ट्रीटमेंट हो और चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, उनसे भी रैपिड वेट लॉस जब होता है तो स्टोन बनने की संभावना रहती है। इसलिए ओवरवेट दोनों तरफ से गॉल ब्लैडर को इम्पेक्ट करता है। ओवरवेट गेन हो रहा है तो स्टोन बनेंगे, और ओवरवेट कम करने जा रहे हैं, रैपिड वेट लॉस होगा, यानी क्रश डाइट का यूज करेंगे, वेरी लो कैलोरी डाइट का यूज करेंगे, अपन प्रोलॉन्ग फास्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर एम्प्टिंग नहीं होता है तो गॉल ब्लैडर स्टेसिस होगा तो स्टोन बनने लगेगा। अगर बेरियाटिक सर्जरी करी जाती है तो बेरियाटिक सर्जरी में ओवरऑल कम समय में ज्यादा वजन कम होता है, इसलिए स्टोन बनने की संभावना होती है। लेकिन मैं ये बात और बताना चाहूंगा कि आप ये मन में डर ना लाएं कि बेरियाटिक सर्जरी कराने से स्टोन बनता है तो हमें बेरियाटिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए। इसका भी हमारे पास एक वेल बैलेंस ऑप्शन है। ये कहना चाहूंगा कि बेरियाटिक सर्जरी के फायदे बहुत ज्यादा हैं। जिनको डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, घुटने में दर्द होता हो, इनफर्टिलिटी होती है, कमर का दर्द होता है, माइग्रेन होता है, सांस की तकलीफ होती है, फैटी लीवर होता है, इन सब बीमारियों का एक इलाज वेट कम करना है। अगर वेट कम होगा तो आपको सारी बीमारी छुटकारा मिलेगा। यस, अगर आप वेट कम होने की प्रोसेस में आपको स्टोन नहीं बने तो आप डॉक्टर से मिलें, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें, हमसे मिलें। हम आपको बताएंगे किस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे ताकि आपको सर्जरी के बाद स्टोन ना बने, और आपको वेट का सोल्यूशन भी मिलेगा और स्टोन से भी आपको छुटकारा मिलेगा, यानी आपके शरीर में स्टोन डेवलप नहीं हो पाएंगे। एक मोनिशा जी है चेन्नई से, उनका है कि आई नीड टू नो अबाउट कॉम्प्लिकेशंस फॉर ओबेसिटी। हाँ, तो मोनिशा जी, हमने हमारा जो फर्स्ट वेबिनार किया था वो इसी टॉपिक पे किया था कि ओबेसिटी और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं। हमारा ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, हम आपको लिंक भी शेयर करेंगे। मैं आपको सिंपली यूँ समझाना चाहूँगा कि जिस तरह से कार ओवरलोड होती है, अगर उसमें पैसेंजर ज़्यादा होते हैं तो कार को डैमेज होता है, कार के टायर खराब होंगे, इंजन खराब होंगे, बॉडी पार्ट खराब होंगे, उसका माइलेज कम होगा, उसका वीर एंड टियर ज़्यादा होगा, अपने को बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसका लाइफ कम होगा। ठीक उसी तरीके से ओवरवेट से शरीर के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे फर्क पड़ता है। अगर हेड से बात करें तो माइग्रेन, हार्ट पे करें तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स की बात करें तो नी पेन होगा, और ये स्पाइन पेन होगा। अगर अपने एज के हिसाब से बात करें तो यंग गर्ल्स के अंदर पीसीओडी का प्रॉब्लम आएगा, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आएगा, उनको प्रेगनेंसी होगा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी बनेगा। तो इस तरह से काफी लंबी लिस्ट है कॉम्प्लिकेशन की, जड़ है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओबेसिटी कैंसर का उभरता हुआ कारण है। इसलिए आप कैंसर को बचना चाहते हैं तो अपने आप को नॉर्मल वेट जरूर रखें। डॉक्टर साहब, कोशिश करूंगी कि सारे हम क्वेश्चन ले पाए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। धर्मेंद्र जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं एसिडिटी के बारे में। क्वेश्चन है धर्मेंद्र जी का, वो एसिडिटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो। जी हाँ, तो धर्मेंद्र जी, हमने 2 वीक पहले ही इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस किया था। एसिडिटी के कारण क्या है, किस वजह से होती है, इसका कैसे पता चले, क्या टेस्ट कराना चाहिए, और अपने को इसके बचाव के लिए क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेने चाहिए। वो हमारा वेबिनार है, लास्ट वीक हुआ था, लास्ट टाइम पे हुआ था। हम उसका लिंक जरूर शेयर करेंगे और आपको वो जरूर फायदेमंद मिलेगा। फिर भी आपकी कुछ जानकारी मन में हो तो आप संपर्क करिएगा, हम आपको पर्सनलाइज केयर भी प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर फौजिया आरिफ जयपुर से पूछ रहे हैं कि इज इट नेसेसरी टू गो फॉर गॉलब्लैडर सर्जरी, कोलेसिस्टेक्टमी, इवन इफ पेशेंट इज असिम्प्टोमेटिक? नहीं डॉक्टर फौजिया, आई विल से नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरगो सर्जरी इफ यू डू नॉट हैव द सिम्टम्स। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन एक क्लॉज है जो मैंने स्लाइड में हाईलाइट किया था कि
अगर पर्सन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी चलता है तो करवाना चाहिए। उनको हिमोलिटिक डिसऑर्डर है, गॉलब्लैडर स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, उनको करवाना चाहिए। पोर्सिलिन गॉलब्लैडर एक कंडीशन होती है जिसमें गॉलब्लैडर की वॉल के अंदर स्टोन्स का बनना शुरू हो जाता है, वो कैंसर बनने का कारण बनती है, तो करवाना चाहिए, अदरवाइज सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगी कि ये अपने कोई पेशेंट है और वो मान लो कोई क्वेश्चन करना चाहें लाइव, हाँ तो क्या हम पूछ सकते हैं उनसे? बिल्कुल 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 हमारे पूछ पास सकते हैं। 3 मिनट है, हाँ तो बिल्कुल उनको पूछ हमें सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार, बोलो अनम्यूट करने के लिए। अगर है तो। हाँ नहीं अभी करते, अभी अनम्यूट करते हैं। हेलो सर। जी जी यस सर, वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए आपके पास कोई आइडिया है क्या? नहीं, हमारे पास बहुत सारे आइडिया हैं, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि आपका वेट लॉस डेफिनेटली कम होगा। बस हमें उसके साथ 2 चीज़ चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ें और अपने कमिटमेंट फुलफिल करें। आपका अश्योर्ड वेट लॉस होगा, चाहे वो 5 किलो कम करना हो, चाहे 50 kg कम करना हो, और चाहे आपको 100 kg कम करना हो, जितना वेट कम करना हो आपका डेफिनेटली कम होगा। तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे सेंटर पे आएँ, आपका पूरा शरीर का फैट का एनालिसिस करेंगे और आपके लिए बेस्ट सुटेबल एडवाइस दी जाएगी। आपको कंप्लायंस करनी है, आपको खुद कमिटमेंट रखना है, डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। आप सर वेट लॉस सर्जरी करते हैं कि कैसे करवाते हैं? कंप्लीट रेंज है, कंप्लीट रेंज है। हाँ पेशेंट के लिए क्या जरूरी है वो सर्विस उनको दी जाएगी। सर। डाइटिशियन फिटनेस प्रोग्राम है तो हम सर्जरी भी करते हैं, डाइटिशियन की टीम्स भी है, फिटनेस प्रोग्राम भी है, जो आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है। तो हम अनबायस्ड आपके लिए क्या मेडिकली एडवाइजेबल कंडीशन है वही ट्रीटमेंट आपको ऑफर करेंगे, जिसमें आपको सबसे अच्छा और सबसे जल्दी फायदा मिले। आपका सेंटर कहाँ पे है सर? आपका सेंटर सर? ये सैटेलाइट पे है, द्वारिका क्लिनिक के नाम से। ओके ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, may I know the role of omega-3 in preventing the stone formation in gallbladder? No sir, so far there is no role of omega-3 in prevention of stone sir. Though they are good for immunity, they increase our immunity, they increase our defense system, they strengthen resistance system, but not for the gallbladder stone. स्टोन्स के लिए जो मेडिसिन यूज करी जाती है उसका नाम है UDCA, अर्सिडिकोलिक एसिड। वो कोलेस्ट्रॉल स्टोल को कम करने में कुछ हद तक सहायक है। Thank you very much. जी सर। श्रुति गुप्ता जी ने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? श्रुति गुप्ता जी। Yes, ma'am. Ye- Hello, am I Yes. audible to you? Yes, Shruti yes, ji. you are audible. Yes, sir. I want to ask about MCTs, that is medium chain triglycerides. Yes. So medium chain triglycerides are the type of fatty acids. They do not require digestion in the system and they easily get absorbed in the intestine. Normally अपन जो भी फैट जो डाइट लेते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फैट होती है, डिफरेंट टाइप फैट्स होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम चाहिए होते हैं। वो एंजाइम्स बाइल से मिलते हैं, पेनक्रियास से मिलते हैं, इनसे इंटेस्टाइन के जूस से मिलते हैं, फिर फैट डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन कुछ लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, सर्जिकल प्रॉब्लम होती है कि जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फैट शरीर के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इम्यूनिटी बिल्डअप में काम आती है। तो जब उनको फैट देना हो तो मीडियम चेन फैटी एसिड आर टाइप ऑफ द फैटी एसिड जिनका डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है। वो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे और दे विल हेल्प द, इस तरह से दे आर वेरी यूजफुल फॉर द हेल्थ। Shruti ji, is it okay? Thank you, sir. Yeah, sir. I want to ask one more question, and that can we give that MCTs during the cholesterol stone formation? Shruti ji, देखो, I would say should not be given because our aim is we should induce the emptying of the gallbladder. हमें गॉलब्लैडर को एम्प्टी करवाना चाहिए ताकि बाइल वहां से रिलीज हो। Yes. ताकि गॉलब्लैडर में बाइल का स्टेसिस नहीं हो। और बाइल का स्टेसिस का मतलब कि अपन को ऐसा फैट देना चाहिए जहां बाइल अपना जाके काम करे। यू गॉट द पॉइंट? बट सर बाइल तो सिक्रीट ही नहीं हो रहा है वहां से, तो हम हाँ। MCTs देंगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल ना? नहीं,
bile is not, bile is a 24 hour is made from the liver. Bile is like a heartbeat. Liver is forming bile Yes. continuously around the clock. वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और जब खाना खाते हैं तो उसको रिलीज करने का काम गॉल ब्लैडर का होता है. तो बाइल प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी बंद नहीं होता है. सर जी बट सर स्टोन्स की वजह से वो ब्लॉकेज हो सकता है. स्टोन्स की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से बाइल तो रिलीज नहीं हो रहा है सर. देन बाइल फिर भी रिलीज होता है. अगर बाइल का रिलीज नहीं होगा Okay, तो okay. गॉल ब्लैडर में स्टोन रहेगा तो पेशेंट को पेन हमेशा रहेगा. ब्लॉकेज का मीन्स ऐसा ब्लॉकेज कि बाइल का फ्लो नहीं हो. इट मीन्स कंप्लीट ब्लॉकेज. Okay, कुछ okay. भी गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा तो गॉल ब्लैडर का पेन होगा फिर, पर ऐसा नॉर्मली नहीं होता है. Okay, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू श्रुति जी. ओके, लास्ट क्वेश्चन विल टेक सर. प्रज्ञेश नीता करके लिखा हुआ आ रहा है. आई डोंट नो हाँ. हु इज एग्जैक्टली. तो उन्होंने हाथ रेज किया है. आई विश Yes. दैट ही मस्ट आस्क हिज क्वेश्चन. यस. ये हमको अनम्यूट रमेश कर रहे हैं जी? लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा उनका. ठीक है, और कोई जन लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, फिर इसके बाद हमारा समय हो चुका है. हाँ. आई थिंक नहीं हो उनका रहे हैं सिस्टम में unmute? कुछ एरर आ रहा है. हाँ, यहाँ अनम्यूट नहीं हो पा रहा है. ओके, प्रज्ञेश जी, हेलो. आई थिंक सो शायद बंद भी वो हो नहीं गया होंगे होगा. शायद वो ना हो. ठीक है, ठीक है जी. सर. ठीक है सर, बहुत ही बखूबी से आपने पूरा सेशन लिया. मैं समझती हूँ सारी समस्या या जो भी क्वेश्चन लेके लोग आए होंगे, काफी हद तक उनके मस्तिष्क में सब क्लियरिटी आ चुकी होगी आज के सेमिनार से. और हम चाहेंगे कि हमारे अलग अलग टॉपिक जो हर 15 दिन में आप लेकर आते हैं, हर बुधवार को यही समय पर 4 से 5, वो लोग चुके ना और हमसे कनेक्टेड रहें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, ताकि उनको हर तरह की, हर प्रकार की जानकारी मिले जो उनके लिए तो यूजफुल होगी ही, साथ साथ उनके परिवारजन, मित्रगण और सभी जगह वो काम आ सकती है. तो उनके साथ साथ वो अपने पूरे सर्कल, अपने परिवार के साथ जुड़े, ऐसी आशा है नेक्स्ट टाइम से. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. ओके.